सो गाइस, आज अडानी ग्रीन एनर्जी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन रिजल्ट्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स को। ऑल्दो कंपनी का ग्रोथ जो कि मात्र 0.10 के आसपास था सितंबर के क्वार्टर के अंदर, वहां से कंपनी को ग्रोथ लाना ही था रेवेन्यू में। लेकिन प्रॉफिट में कंपनी ने, डिस्पाइट इसके कि कंपनी ने डेफर्ड टैक्स दिया, उसके बावजूद भी कंपनी ने नुकसान खाया है और इस बार बड़ा नुकसान कंपनी के प्रॉफिट पर है। खबर आप लोगों को पता ही है, आज के दिन अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स पर बड़ा क्रैश आया है। उसके पीछे रीजन है ब्राइब केस एक बार फिर से उठा है अडानी ग्रुप का, जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी से ज्यादातर रिलेटेड है, जिसमें अडानी, गौतम अडानी और उनके नेफ्यू दोनों के नाम है और उनको समन भेजा जाएगा। इसकी मांग करी है यूएसए कोर्ट से आपके एसईसी ने, जो कि यूएसए से है। ठीक है, सो बड़ी अपडेट है। नवंबर 2024 का ये मैटर है। 14 महीनों से लगातार यूएस जो है समन भेज रहा था, बट इंडिया का सेसी उन समन्स को अडानी ग्रुप तक आगे प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो ये पूरी खबरें हैं, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता रखी, आज की वीडियो में जरूर देख लेना। लेकिन इन्वेस्टर्स को आज क्या मिला है? कंपनी ने दिसंबर 2025 में 2618 करोड़ का रिवेन्यू दिया। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिवेन्यू इंप्रूव तो कर देगी, बट शायद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी वो रिवेन्यू ना दे पाए। उसके पीछे रीजन थे कि दिसंबर 2024 में ऑलरेडी कंपनी ने बहुत खराब रिजल्ट दिए थे रिवेन्यू के अंदर। तो उसी एक्सपेक्टेशन पर कंपनी ने रिवेन्यू दिए भी, और ये रिवेन्यू में कंपनी ने 11.88% का ग्रोथ दिखाया है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं जूम इन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। 11.88% का कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ है, और सितंबर में कितना था? मात्र 0.10%। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपना जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज करा है 11% से, यानी कि 2340 से 2618। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है। लेकिन दूसरे सेगमेंट के अंदर, दूसरा सेगमेंट अगर आप कंपनी का देखोगे, यहां पर आपको नजर आएगा 107%, लेकिन माइनस के अंदर। यह है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में। रीजन क्या है इसका? इसके रीजन बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, पहला रीजन आपको यहां पर दिखेगा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। पहला रीजन आपका है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और अदर इनकम। अदर इनकम पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर कंपनी अपने बिजनेस से एक्चुअल प्रॉफिट पर आए तो वो ज्यादा बढ़िया होता है। बट कंपनी ने अदर इनकम इस बार बढ़ाई है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन नेगेटिव होता है और कंपनी ने यही खराबी करी है। एक बार इधर आओ, ये है कंपनी की अदर इनकम 208 करोड़ की, और ये है कंपनी का 1698 करोड़ का इंटरेस्ट और 886 करोड़ का डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर आप इन दो अमाउंट्स को ऐड करोगे तो ये दो अमाउंट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद निकलती हैं, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर ही नेगेटिव में आ जाती है। माइनस 135 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी हो जाता है। यानी कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से कंपनी पहले ही नुकसान में आ गई। अब अगर ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कंपनी का इतना ना बढ़ता तो भी कंपनी प्रॉफिट में आ जाती, क्योंकि कंपनी का डेफर्ड टैक्स था। -27.41% कंपनी ने डेफर्ड टैक्स दिया है। इसका मतलब यह कि कंपनी पे अमाउंट आया है जो कि कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ा सकता था, लेकिन इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से कंपनी एट द एंड भी, आफ्टर टैक्सेस मिलाने के बाद भी, कंपनी मात्र 5 करोड़ ही दे पाई। ठीक है, मात्र 5 करोड़। यानी कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन से कंपनी का जितना कटा, डेफर्ड टैक्स से कंपनी के पास जितना आया, उस सबको मिलाकर के कंपनी के पास मात्र 5 करोड़ का ही प्रॉफिट बचता है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 107% नेगेटिव में है। तो आज कंपनी ने पहला सेगमेंट बढ़िया दिया, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट कंपनी का माइनस में आया है, तो रिजल्ट ओवरऑल कंपनी के हो जाते हैं खराब। अब कंपनी का अगर हम दो सेगमेंट देखेंगे, ध्यान से सुनना। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट कंपनी का खराब हुआ इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की वजह से। अब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है, अगर हम कंपनी के अपने खुद के फाइनेंशियल देखें, फंडामेंटल्स देखें, तो कंपनी स्टिल काफी बेटर ग्रोथ करके ही गई है यहां पर। ऑल्दो ईपीएस में गिरावट आएगी, क्योंकि आपका प्रॉफिट ग्रोथ एट द एंड काफी खराब है, तो ईपीएस कंपनी का वहां पर गिरेगा। यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो, इन दो रेशियोज को भी आगे और मदद चाहिए होगी अगले क्वार्टर से। सो एट द एंड अगर हम कंपनी को कंक्लूड करें ईपीएस के साथ में, जो कि आपको देखने को मिलेगा अराउंड कितना, -0.25 रुपीज का, तो इस बार कंपनी को हेल्थ में भी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि कंपनी के फंडामेंटल हेल्थ भी यहां पर हो जाती है वीक।
तो एट द एंड कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, बट इतने बुरे भी नहीं है जितना हम एग्जैजरेट इस चीज को कर दें कि बहुत खराब रिजल्ट्स हैं। बट स्टिल एक चीज ध्यान से देखना है यहां पर, अभी मैं आपको फिर बता दूं, ये न्यूज कोई अच्छी न्यूज नहीं है अडानी एनर्जी के लिए, अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए स्पेशली। अडानी ग्रुप के लिए तो है ही खराब, अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए भी ये न्यूज अच्छी नहीं है, क्योंकि जितने भी ब्राइट केसेस है वो ज्यादातर अडानी ग्रीन एनर्जी से ही रिलेटेड है। जरूर देख लेना चार्ट पैटर्न पर जाकर के। और एक छोटा सा आपका कमेंट है बड़ा प्यारा सा कि भाई अब तो सारे लेवल्स टूट गए, अब क्या करें। मैंने आपके साथ बहुत से वीडियोस डिस्कस करे जहां पर मैंने आपके साथ चार्ट पैटर्न्स बताया आप लोगों की, डायगोनल पैटर्न्स क्या होते हैं और किस तरह से आप नए हॉरिजॉन्टल्स मार्क करते हो। फॉर एग्जांपल एक बार यहां पर आओ स्क्रीन पे, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये आपकी ब्लैंक स्क्रीन है, ठीक है, इस पर कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई चार्ट पैटर्न नहीं है। बट मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, अगर आप किसी स्टॉक में फॉर एग्जांपल मान लो 10% के लॉस पर आ चुके हो, 10% का लॉस बुक कर लेते हैं, इतनी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन बुक भी कौन सा लॉस करना होता है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, ठीक है, उतना नुकसान आप बुक कर सकते हो। लेकिन ऐसा नुकसान जिसके लिए आप बिल्कुल ही रेडी नहीं हो, एक तो नुकसान हो गया कि मैं 10% के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब मुझे न्यूज पता चल रही तो मुझे तैयार होना पड़ेगा। एक नुकसान होता है जिसमें आप ऑलरेडी कंपनी में खराब न्यूज से पहले ही 50% के नुकसान पर थे, और अब ऐड हो जाता है उसमें 14% का नुकसान और। तो ऐसी कंडीशन पर क्या आप 64% का नुकसान बुक करने के लिए तैयार हो? इसके लिए शायद एज एन इन्वेस्टर मैं तो बिल्कुल रेडी ना हूं। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है, वो मैटर करता है, अलग बात है। लेकिन अगर आप ऐसे नुकसान के लिए रेडी नहीं हो तो आपको यह देखना है कि मान लो आपका कोई चार्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है, कोई चार्ट इस तरीके से चला, ठीक है। अब आपको यह देखना है कि मान लो मैंने यहां पर एंट्री करी है और मैं इधर तक गिरा, अभी मैं यहां तक गिरा हूं, फॉर एग्जांपल अभी ये बना नहीं है, अभी मैं यहां तक गिरा हूं, ठीक है, आज की डेट में। सो मुझे अब ये देखना है कि भाई ये वाला ट्रेंड क्यों आया था यहां पर। ये वाला ट्रेंड इसलिए आया होगा क्योंकि पहले भी स्टॉक के अंदर यहां पर सिमिलर प्राइस के पास, फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स है, सिमिलर प्राइस के पास या तो पहले भी आपका बेस रहा होगा या रिजेक्शन यानी कि रिस्ट्रिक्शन जोन रहा होगा, इसलिए मैं यहां पर आया, ठीक है, इसलिए मैंने यहां से एक अप ट्रेंड लिया। समझे इस चीज को। अब कंपनी में आई है बुरी खबर, कंपनी में बुरी खबर आई है, इसका मतलब यह है कि मैं यहां से और नीचे गिर सकता हूं। अब आपके दिमाग में यही परेशानी आ जाती है कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, लोग बेचारे हो जाते हैं ऐसे समय में। इस समय में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पहले तो यह देखना है कंपनी पर जो बुरी खबर आई है इसका इंपैक्ट कब खत्म होगा, ठीक है। जब इंपैक्ट खत्म होगा आपको चार्ट खोलना है, आपको पीछे जाना है, आपको यह देखना है कि जहां पर आज मैं हूं एक्स के पास में, अब एक्स से ए कितना दूर है, एक्स से ए कितना दूर है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ठीक है, अभी आप एक्स पर हो, ए काफी नीचे है एक्स से, यानी कि आपको यह देखना है कि भाई स्टॉक जब ए पर आएगा ना, ए पॉइंट के पास जब स्टॉक आएगा तब मेरा एवरेज आना चाहिए। मुझे एवरेज नहीं करना, जेड पर भी नहीं करना, मुझे बी पर भी नहीं करना, क्योंकि भैया कंडीशन इतनी बुरी है कि ये जेड बी और ये बी ये दोनों टूट जाएंगे। स्टॉक क्या करता है गिरावट के अंदर अपने पुराने बेसिस और पुराने रेस्ट्रिक्शंस को वापस से कैरी करता है, वापस से कैरी करता है। तो स्टॉक वहां पर आपको शो करता है कि भाई मैं एक मोमेंटम बनाने वाला हूं, मेरे को देख ले। इन्वेस्टर वहीं फंस जाता है जाकर के। ये ऑपरेटर गेम नहीं है, ये चार्ट का गेम है, और साथ में खबरें क्या उस पर आ रही हैं। जब आप इन दो चीजों को साथ में मिलाते हो तब आपके एवरेजेस भी निकलते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूं अगर आप बड़े नुकसान पर आ चुके हो यहां पर, ठीक है, अगर आप बड़े नुकसान पर आ चुके हो तो आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि भैया पुराने बेसिस क्या है, पुराने रिजेक्शन क्या है। और एक चीज सुनना ध्यान से, ये आपको शायद बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, चार्ट खोलना है जाकर के, आपको ये देखना है अभी मैं एक्स पर हूं, ठीक है, पहले एक्स क्या रहा है आपका, पहले भी एक्स आपका बेस और रिजेक्शन रहा है, इसी वजह से मैं आज एक्स पर आया। लेकिन न्यूज खराब है, मतलब यहां से और गिरावट आ सकती है। तो गिरावट कहां तक आ सकती है, आपको बी और ए मार्क करने हैं। अगर बी और ए के नीचे भी कोई आपको पुराने लेवल्स नजर आ रहे हैं जहां पर स्टॉक ने पहले भी बेस या रिजेक्शन लगाया है, तो आप अपने एवरेजेस का वेट वहां तक करते हो। इस तरह से बनाई जाती है मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी। नुकसान, बड़ा नुकसान बुक करना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। इस समय फिर क्या होगा, आपने पहली बात तो नुकसान बुक करा ही करा,
फिर आप इस बात की परेशानी में रहोगे कि भाई इसको रिकवर भी तो करना है। उसे रिकवर करने के लिए आप कहीं भी एंट्री कर जाओगे बिना कुछ सोचे समझे, और पता चला वहां भी नुकसान खा गए। तो इसी वजह से हमेशा ना गिरते में स्ट्रैटेजी बनाना ज्यादा बेटर है रादर देन बढ़ते में। बढ़ गया तो अच्छी बात है, फिर वहां ये मत सोचो कि भाई ऐड कर लूं, क्योंकि फिर कई बार क्या होता है बिना कुछ सोचे समझे अगर ऐड भी करने जाओगे तो भैया आपके एडिशंस ऊपर हो जाएंगे और फिर आप वापस नीचे गिर जाओगे, तो वो आपका ऐड होना भी और आपका प्रॉफिट जो है वो भी खराब चले जाता है। तो स्ट्रैटेजी हमेशा गिरते में ज्यादा बनती है, चाहे फ्रेश एंट्री हो या एवरेजेस हो। आई बिलीव कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। बाकी की और अच्छे से इंफॉर्मेशन अगर आप सीखना चाहते हो तो डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको जानने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।